कहा आपने। सर के अनेक पब्लिकेशंस है, उसमें प्रमुख है समकालीन कहानी का समाजशास्त्र, कुछ समय बाद आलोचना का जनतंत्र, आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के कुछ साहित्यिक स्रोत आदि। दलित पद का अर्थ के लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडिया गवर्नमेंट से 2000 में उन्हें नेशनल फेलोशिप द्वारा सम्मानित किया गया है और जेएनयू के अलुमिनी एसोसिएशन का लाइफ टाइम मेंबर और प्रेसिडेंट है। आज आपका विषय है समकालीन साहित्य का इतिहास लेखन। कालीकट यूनिवर्सिटी एचआरडी की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैं आपका ताहे दिल से स्वागत करती हूँ सर। जी धन्यवाद बबीता जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी न किसी बहाने पिछले 8-6 महीने से जो हमारी जो बातचीत नहीं हो पा रही है कई मित्रों से भी, कई स्कॉलर्स से भी, तो इस बहाने हम सबको मिलने का और बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो आप सबका पुनः धन्यवाद और ख़ास करके प्रोफेसर प्रमोद जी का कि प्रमोद जी बहुत ही अच्छे युवा आलोचक हैं और काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक आदमी हैं और उस सबको जोड़ते हैं, ख़ास करके इसलिए जोड़ते हैं कि हम एक बेहतर काम कर सकें। अंतोनियो ग्राम्सी एक कथन का बार बार उपयोग करते थे कि दुनिया में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं जो किसी न किसी बहाने एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम होता है और इसीलिए आप सबसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि हम लोग की आज बातचीत हुई कि मैं आपसे समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन पर बात करूंगा। यह मेरा बहुत ही प्रिय विषय है और इस पर कई व्याख्यान मैं दे चुका हूं और मुझे इस पर बात करने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि समकालीन समय और समकालीन साहित्य पर बात करने का अर्थ यह भी है, आप कहीं ना कहीं अपने समय के जो सवाल हैं आप उनसे सीधे टकराते हैं। और कहा जाता है कि एकेडमिक्स की दुनिया में, लेखन की दुनिया में या साहित्य की दुनिया में अगर आप अपने समय के सवाल से नहीं टकरा रहे हैं तो फिर आपके होने का, आपके ना होने का कोई अर्थ नहीं है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने समय के सवालों से टकराएं और सवालों से टकराते हुए हम देखें कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है और जो घटित हो रहा है उसके बारे में हम कैसे बात करें। आप जानते हैं कि आप सारे के सारे अध्यापक हैं, कहीं कोई प्रोफेसर है, कहीं एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हर बार आपके सामने यह चुनौती आती है कि हमारे समय के सवाल हैं उस पर कैसे हम बातचीत करें। आपके सामने बहुत सारी घटनाएं घटती है, जैसे अभी हम एक लेक्चर हम लोग दे रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, तो यह भी आज के बाद इतिहास का हिस्सा हो जाएगा और इस पर भी आपको बातचीत करने का एक अधिकार होगा कि जब हम कालीकट यूनिवर्सिटी से रिफ्रेशर कोर्स कर रहे थे और उसमें एक प्रोफेसर ने, एक अध्यापक ने समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन पर बात किया, तो कैसे बात किया, उसके बातचीत करने का तरीका कैसा था, उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी। तो कहने का मतलब कि एक एकेडमिशियन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वही फ़र्क एक सामान्य आदमी में और एक एकेडमिशियन में होता है कि एक सामान्य आदमी चीज़ों पर असामान्य तरीके से बात करता है, लेकिन एक एकेडमिशियन जो होता है जब उस पर बातचीत करता है तो उसके बातचीत करने की एक पद्धति होती है। और इसीलिए समकालीन इतिहास पर बात करना, समकालीन साहित्य के इतिहास पर बात करना मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, आप गौर करेंगे कि समकालीनता को लेकर के काफ़ी बहस होती रही कि समकालीनता हम किसे कहते हैं और इसका टेन्योर या इसको परिभाषित किया जाए। मेरे ज़हन में यह मान कर चला जाना चाहिए कि समकालीनता का संबंध समय के साथ तो जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका गहरा संबंध विचार के साथ होता है। समकालीनता, इसका मतलब कि समकालीनता एक विचार भी है और हमें इसको विचार के रूप में ही लेना चाहिए। जब ही आप इसे विचार के रूप में लेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें एकदम साफ होने लगेगी। लेकिन अगर आप समकालीनता को एकदम समय के साथ ही सिर्फ जोड़ेंगे तो फिर वो एक अलग तरह का अर्थ देगा। जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं अभी जो बातचीत हो रही है वो समकालीन है, लेकिन अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, क्या हम वाकई अभी ही बातचीत करें उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, या इस कॉन्टेक्स्ट पर, इस विषय पर पहले भी लोग बातचीत करते रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए स्त्री समाज का सवाल है या दलित समाज का सवाल है, इस पर हम आज जरूर बातचीत कर रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत तो बहुत दिनों से हो रही है। इस पर बातचीत 2010 से भी हो रही है अलग तरीके से,
2000 के बाद भी बहुत अलग तरीके से हुई है बातचीत, 1990 के बाद तो बिल्कुल एक अलग तरीके से ही बातचीत हो रही है। लेकिन उसके पहले भी जो लेखक हमारे रहे हैं, लेखिकाएँ रही हैं, चाहे मृणाल पांडे हो, चाहे कृष्णा सोपती हो, ये सारे के सारे लोग 1980 में भी स्त्री के बारे में बातचीत करते थे और इसी तरीके से 1970 के आसपास भी बातचीत होती थी। उदाहरण के लिए कृष्णा सोपती का मित्रों मरजानी 1967-68 के आसपास प्रकाशित होता है और उसमें पहली बार स्त्री के सवाल को स्त्री के निगाह से देखा जाता है। तो इसका मतलब कि जिस स्त्री संदर्भ पर आज हम विचार कर रहे हैं, इस पर विचार करने की प्रक्रिया 1967-68 में कृष्णा सोपती जैसी लेखिका भी करती हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने जो कह रहा था कि समकालीन जो है, समकालीन जो शब्द है या समकालीनता जो है, यह अपने आप में विचार भी है और इस विचार का जो सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि हम अपने समय में उन सवालों पर बातचीत करते हैं जो कहीं न कहीं उन सामाजिक संदर्भों से, उन सामाजिक स्रोतों से हमारे पास धीरे-धीरे आ रहे हैं, जिसकी एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन उसके बातचीत करने का तरीका हमारा बिल्कुल भिन्न होता है। उसकी बातचीत करने की पद्धति बिल्कुल अलग होती है। या इसी तरह से हम कहेंगे कि जिस मेथोडोलॉजी की हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर एक अलग तरीके से बातचीत होती है। आप गौर करेंगे कि समकाल का अर्थ सामान्यतः तत्काल कहा जाता है या समसामयिक कहा जाता है या सहकाल कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे शाब्दिक अर्थ इसको दिए गए हैं। लेकिन इसके बारे में हम बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि समकालीन या समकालीन होने का जो अर्थ होता है, वह समय के वैचारिक और जो रचनात्मक सवाल हैं। एक साहित्य की दुनिया के जब आप हिंदी लेखन या साहित्य की दुनिया के जो व्यक्ति हैं, हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं या हिंदी अध्यापन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं समकालीनता का जो अर्थ है, वह होता है कि समय के जो वैचारिक, जो आइडियोलॉजिकल जो क्वेश्चन हैं और जो रचनात्मक दबाव है, उसको देखना चाहिए कि किन तनावों और टकराहटों से निर्मित हो रहे हैं। उसकी चिंताएँ कैसी है? वहाँ पर किस तरह से टेंशन बिल्डअप हो रहा है? जैसे मुक्तिबोध जिस तनाव की बात करते हैं, 1950-60 के दशक में जिस तनाव की बात करते हैं, वह तनाव ही है या टेंशन ही बिल्डअप होता है जो धीरे-धीरे एक क्रिएटिव रूप लेने लगता है और वो एक लेखन में कहानी बन कर के आता है, कविता बन कर के हमारे सामने आने लगता है। तो वह जो तनाव है, वह जो टकराहट के बीच एक तरह से जो मतलब कहा जाता है कि कहीं न कहीं लेखक जो होता है, जो रचनाकार होता है, दबाव और तनाव के बीच वह कहीं न कहीं अपने होने के अर्थ को ढूँढता है। और इसीलिए जब समकालीनता की हम लोग चर्चा करते हैं, तो समकालीनता पर चर्चा का एक अर्थ यह भी होता है कि आप अपने होने के अर्थ को भी रिडिफाइन करते हैं या उसको पुनः परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि पूरी दुनिया में इस पर काफ़ी बहस होती रही है। यह भी कहा जाता है कि जिस समकालीनता की हम चर्चा कर रहे हैं, इस समकालीनता पर बातचीत तो 17वीं शताब्दी के आसपास शुरू हो गई थी कि हमारे सामने जो घटनाएँ घटित हो रही है, उसके बारे में हम कैसे चर्चा करेंगे या उनका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, किन संदर्भों में हम बातचीत करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरे के पूरे परिवेश में जो बात उभर करके सामने आती है कि हम 17वीं शताब्दी के आसपास जब बहस होती थी या जो बातचीत होती थी, उसमें इस बात पर जोर दिया जाता था कि हम जो हैं, एक तरह से कहा जाता है कि जो हमारे सामने चीज़ें घटित हो रही है, चाहे कोई युद्ध हो या चाहे कोई सामाजिक आंदोलन हो या इसी प्रकार से चाहे कोई किसी प्रकार के सामूहिक एक तरह से मतलब प्रतिरोध की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो कहा जाता है कि आपके सामने जो भी परिघटनाएं घटित हो रही है, उसको जब आप ऐतिहासिक संदर्भों में देखने लगते हैं, तो वो फिर एक तरह से इतिहास का हिस्सा भी बनता है और समकालीनता का अर्थ एक बड़ा अर्थ हो जाता है। जैसे अभी जो भी घटना, जैसे मान लीजिए कोरोना अभी जैसी महामारी हमारे सामने दिखाई दे रही है। यही कोरोना जैसी महामारी आई, लोगों ने 1918 के प्लेग से चर्चा करना शुरू कर दिया कि हाँ, आज से 100 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी। और उस ज़माने में भी बहुत सारे हिंदी के लेखकों ने प्लेग की चुड़ैल से लेकर के कई सारे लोगों ने ऐसी कहानियाँ लिखी थी मतलब। और हो सकता है आने वाले दिनों में भी लोग कोरोना को लेकर के भी ऐसी कहानियाँ लिखें, कविताएँ लिखें और लिख भी रहे हैं। बहुत सारे नॉवेल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी जा रही है। यहाँ तक कि मैंने भी वुहान सीरीज के नाम से 3 कविताएँ लिखी जो 16 अप्रैल को छपी या 15 मई को छपी या 27 जून को छपी। उसकी काफ़ी चर्चा हुई। वुहान सीरीज की जो 3 कविताएँ लिखी मैंने। पहली कविता का नाम तो वुहान था, दूसरी का नाम था शहर गाथा और तीसरी कविता का नाम था देवियाँ। तो मेरा कहना यह है कि हम इनको लेकर साहित्य की रचना भी करना शुरू करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है
कि हम जब समकालीन इतिहास की बात करते हैं, तो हम उन संदर्भों को, जो हमारे सामने घटनाएँ घटित हो रही है, उसको हम एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आज अगर किसी स्त्री के साथ कोई घटना घटती है, तो यह मामला सिर्फ़ आज का मामला नहीं है। जो ही घटना घटती है, हम उन चीज़ों के एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए अभी जो घटना हमारे सामने घट रही है, वह एक तरह से इतिहास का हिस्सा बनने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास का हिस्सा बनने का मतलब है कि जब हम इतिहास लेखन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आना एक तरह से शुरू हो जाएगी। आप गौर करेंगे कि इस पूरे परिवेश में जो सारी बातें दिखाई देती है, जिस संदर्भ में हम चर्चा भी कर रहे थे समकालीनता का, कि कहीं न कहीं एक तरह से मतलब कहा जाता है कि यह भी कहते हैं कि समकालीन होने के लिए जिस मार्क्सवादी फिलॉसफी में जिसे ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है, और जिसे कई बार हम वर्ग संघर्ष से भी जोड़ते हैं, और जिसमें सर्वहारा की मतलब बार-बार चर्चा होती है, तो कहते हैं कि वह संदर्भ ही मतलब समकालीनता होने का है। और इसीलिए बहुत सारे मार्क्सिस्ट जो क्रिटिक हैं, खास करके जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जब वो समकालीनता की चर्चा करते हैं, तो इस बात की चर्चा करते हैं कि समकालीनता कोई आज का मसला नहीं है। वे मानते हैं कि 1850 के बाद जब पूरी दुनिया में तब्दीलियां हो रही थी, तो दुनिया एक नए ऑर्डर में बन रही थी, और धीरे धीरे मतलब राजतंत्र के बाद एक धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में आई थी, लोकतंत्र जो आया था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक तरह से उपनिवेशवाद में तब्दील हो रहा था। इंग्लैंड जरूर स्वतंत्र था, लेकिन इंग्लैंड में आप गौर करेंगे या फ्रांस में देखेंगे, फ्रांस जरूर आज़ाद हो गया था, लेकिन फ्रांस ने भी धीरे धीरे एक तरह से पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया था, या उसने एक अलग तरह के साम्राज्यवाद की नींव डालनी शुरू कर दी थी। और कहते हैं कि 1850 तक आते आते पूरी दुनिया में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। और इसीलिए बहुत सारे मार्क्सिस्ट क्रिटिक कहते हैं कि 1990 तक आते आते इन सारे सवालों पर बातचीत होना 1890 तक आते आते इन सारे सवालों पर बातचीत होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए किताब आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। अर्जुन देव एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, जो NCERT में प्रोफेसर थे, अर्जुन देव, और उनकी किताब है समकालीन विश्व का इतिहास। इसी नाम से है, समकालीन विश्व का इतिहास। और इसमें जब ये समकालीन विश्व की बात की चर्चा करते हैं, तो ये समय तय करते हैं 1890 से लेकर के अब तक करते हैं। मतलब मार्क्सिस्ट क्रिटिक के लिए जो समकालीनता का जो संदर्भ है, वह 1890 से आना शुरू हो जाता है। इसको आप इस अर्थ में भी लीजिए। उदाहरण के लिए आप गौर करेंगे कि स्त्री और दलित सवाल जो हमारे सामने आज दिखाई दे रहे हैं, आप में से जो भी महाराष्ट्र के यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 1848 के बाद सावित्रीबाई फुले जब स्त्रियों के लिए शिक्षा की बात करती हैं, तो वहाँ से एक अलग से स्त्री स्वाधीनता या स्त्री मतलब बौद्धिकवाद का एक दौर शुरू होता है, जो 1890 तक आते आते इस्टेब्लिश होने लगता है। और इसीलिए 1890 के बाद पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि बिहार जैसी जगह पर भी, जो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था उस ज़माने में, वहाँ पर भी एक लेखक थे जिनका नाम था राधा मोहन गोकुल। तो राधा मोहन गोकुल ने 1890 के आसपास सावित्रीबाई फुले को लेकर के, ज्योतिबा फुले के दलित सवालों को लेकर के हिंदी पट्टी में लिखना शुरू कर दिया। और 1890 के आसपास उन्होंने 1890 से लेकर के 1910 तक बहुत सारे लेख लिखे। आप गौर करेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका में 1914 में जिस हीरा डोम की कविता छपती है, हीरा डोम की कविता से आप परिचित होंगे, 1914 में छपी थी कविता अछूत की शिकायत। तो यह दलित वाला मसला ऐसा नहीं कि मतलब अचानक आया था, उसका एक बड़ा भारी रेफरेंस संदर्भ रहा है। ज्योतिबा फुले का भी उससे जुड़ाव संबंध रहा है। और महाराष्ट्र में जो दलित उत्थान होता है, दलित एसर्शन होता है, और दलित बुद्धिवाद का जो उदय होता है, उसके भी प्रभाव में आप गौर करेंगे कि मतलब ये दिखाई पड़ना शुरू होता है। तो इसीलिए 1890 एक बहुत बड़ा डिपार्चर पॉइंट है, आइडियोलॉजी के लेवल पर डिपार्चर पॉइंट है, कि वहाँ से पूरी दुनिया में या पूरे एक तरह से समाज में या पूरे भारत में एक तरह से एक अलग तरह का मतलब इंटेलेक्चुअल ऑर्डर बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम बौद्धिक एक तरह से ऑर्डर मतलब जो पूरा का पूरा बौद्धिक एक परत दर परत जो सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि 1890
बहुत बड़ा डिपार्चर पॉइंट रहा है पूरी दुनिया के लिए। ठीक उसी प्रकार उसके ठीक 100 साल बाद 1990 भी एक बड़ा डिपार्चर पॉइंट बनता है पूरी दुनिया के लिए। तो कई बार हम जब समकालीन सवालों से टकराते हैं तो उसका संदर्भ बहुत बड़ा बनता है, और इसीलिए आप गौर करेंगे कि इस पूरी दुनिया में जो बहुत सारी बहसें हुई है, जो बहुत सारा चीज़ें दिखाई पड़ता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, ख़ास तौर से मतलब जब हिंदुस्तान में इस पर बहस होनी शुरू हुई समकालीनता को लेकर के, तो आज भी हमारे बहुत सारे आलोचक या बहुत सारे बड़े-बड़े विचारकों से जब चर्चा करेंगे, तो जब समकालीनता की चर्चा होती है, तो ये बार-बार 1990 की चर्चा करते हैं कि 1990 के बाद जो सारी चीज़ें हैं, जिसमें दलित लेखन की शुरुआत एक विधिवत दलित लेखक द्वारा होती है। स्त्री लेखन की शुरुआत मतलब लगभग स्त्री के लेखन का एक पूरा दौर, स्त्रीवाद का दौर चलना शुरू होता है। आदिवासी समाज अपने लेखन को लेकर के हमारे सामने आना शुरू हो जाता है, और इसी प्रकार उसके कुछ समय बाद जो ट्रांसजेंडर वाला सवाल है वह भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि अलग-अलग जो आइडेंटिटी है, अपनी आवाज़ को लेकर के, अपनी बौद्धिकता को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं 1990 के बाद। और इसीलिए बहुत सारे जो हमारे आलोचक हैं, हिंदी के जो विचारक हैं या जो लेखक हैं, वे 1990 के एक बड़ा डिपार्चर पॉइंट मानते हैं समकालीन संदर्भों को समझने के लिए। तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1990 को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं और इतिहास की पद्धतियों की चर्चा करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम कहीं ना कहीं मतलब उसके थोड़ा और ऐतिहासिक संदर्भ में जाएं। मान लीजिए कि हिंदी में हम दलित लेखन की शुरुआत 1990 से मान लेते हैं, या आदिवासी लेखन की शुरुआत मान लेते हैं, या स्त्री लेखन की शुरुआत हम मान लेते हैं, या स्त्री धारा की शुरुआत मान लेते हैं। लेकिन जब आप इतिहास लेखन की बात करेंगे तो आप इसके ऐतिहासिक संदर्भ में आपको जानना होगा। जैसे मैंने कहा कि कृष्णा सोबती 1968 में मित्र मरजानी जैसा उपन्यास लिखती हैं, और उसके बाद काफ़ी बहस होनी शुरू हो जाती है स्त्री के सवालों को लेकर के। और उसके 7-8 साल बाद मन्नू भंडारी का आपका बंटी जैसे उपन्यास आ जाता है, या फिर मृदुला गर्ग जो है कठगुलाब या जैसी किताबें, चितकोबरा जैसे नोवेल लेकर के आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। कि विदिन 10 साल के अंदर 1968 से लेकर के 1978 के बीच ये हिंदी की 3 बड़ी स्त्री लेखिकाएं, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग, ये एक अपने बड़े बड़े उपन्यास लेकर के आती हैं। उसे हिंदी उपन्यास लेखन की पूरी परंपरा बदल जाती है। कहा जाता है कि पूरी की पूरी सोच बदलने लगती है, और जो सोच चली आ रही थी पितृसत्तात्मक, उसे काफ़ी टफ, काफ़ी अटैक होना शुरू हो जाता है। और ये तीनों लेखिकाएं बहुत बड़ी लेखिकाएं हिंदी की हैं, चाहे कृष्णा सोबती हो, चाहे मन्नू भंडारी हो, चाहे मृदुला गर्ग हो। उसके बाद फिर मृणाल पांडे आती हैं, फिर मृणाल पांडे अपने तरीके से इसमें हस्तक्षेप करती हैं। तो आप गौर करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा मतलब मामला अगर 1990 हम मान कर चलते हैं, तो थोड़ा सा बैक हमें होना पड़ता है, क्योंकि स्त्री लेखन का भी काफ़ी एक इतिहास है। इसी तरीके से जब हम दलित लेखन की चर्चा करते हैं, तो आप में से सब लोग जानते हैं कि आप लोग दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं और सारे संदर्भों से परिचित हैं। तो जिस दलित संदर्भ की हम हिंदी में चर्चा करते हैं, हिंदी लेखन में करते हैं, तो वाकई हिंदी में पहली बार 1975 में कहा जाता है कि दलित लेखकों का सम्मेलन होता है, और उसमें एक तरह से दलित लेखन की चर्चा शुरू हो जाती है। मोहनदास नमिसराय जैसे लोग या फिर और भी बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। लेकिन ये 1975 का मामला नहीं है। अब थोड़ा और बैक जाएंगे तो महाराष्ट्र में जो एक तरह से पूरा का पूरा दलित मूवमेंट चलता है, या उसके पहले जो कहा जाता है कि 1956 में अंबेडकर जिस तरीके से हिंदू धर्म छोड़ करके दलित मतलब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो यह एक बड़ा कहिए कि मतलब डिपार्चर पॉइंट था, खास करके इंडियन फेनोमेना के लिए। भारतीय परिघटना जो होती है, ये बहुत बड़ी परिघटना थी। एक पूरा का पूरा एक हाईली इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल, अंबेडकर जैसा बड़ा इंटेलेक्चुअल, वो हिंदू समाज की जो बड़ी पुरानी परंपरा है, बहुत रिच ट्रेडिशन है, उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। यह ठीक है कि कई लोग कहते हैं कि बुद्ध भी एक तरह से विष्णु के 10वें अवतार थे। यह एक अलग मामला है। बुद्ध की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। अवतारवाद तो हम बाद में जोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध अवतार नहीं थे। बुद्ध एक अलग पर्सनालिटी थे, वो किसी का अवतार नहीं थे। हाँ ठीक है, एक राजघराने से उनका एक गहरा संबंध था, आप वहाँ पर उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन राजघराने से संबंध होने का मतलब अवतार होना नहीं होता है।
तो बुद्ध एक तरह से बुद्ध के धर्म को या बौद्ध मार्ग को स्वीकार करना एक अलग मतलब परिघटना थी। तो इसका मतलब हुआ कि हमें दलित साहित्य को समझने के लिए, उसके ऐतिहासिक संदर्भों को समझने के लिए 1990 के बदले थोड़ा और बैक में जाना पड़ेगा, और पीछे कम से कम 1956 तक तो जरूर जाना पड़ेगा, जहां पर अंबेडकर का आज भी आप देखेंगे जो दो बहस होती है हिंदी साहित्य में, कि हिंदी साहित्य का जो अधिकांश दलित लेखन है, एक धारा कहती है कि उसमें परंपरा का प्रभाव है, जिसमें संत रैदास की भी चर्चा होती है, गुरु घासीदास की भी चर्चा होती है, लेकिन एक धारा बिल्कुल कहता है नहीं, असल में दलित साहित्य वह है जो अंबेडकर से प्रभावित है, और इसीलिए अंबेडकरवाद की काफ़ी चर्चा होती है। तो ये एक मामला हुआ। ये इन सारे संदर्भों की चर्चा मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बार बार आपके ध्यान में बात आए कि इतिहास लेखन का मामला बिल्कुल एक अलग मामला है, और इतिहास लेखन हमेशा एक अलग तरह से समकालीन संदर्भों को, समकालीन परिघटनाओं को विचार करने की मांग करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कई बार मतलब समकालीन होने के लिए कई बार हम जब बहस करते हैं, जब विचार करते हैं, तो बहुत सारे संदर्भ ऐसे आते हैं जो एक अलग अलग धारा, एक अलग अलग वैचारिक संदर्भों में विचार करने की मांग करते हैं। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में या इस पूरे संदर्भों में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है इतिहास लेखन को लेकर के, कि अगर हमारे सामने चाहे दलित साहित्य हो, चाहे स्त्री साहित्य हो, चाहे अब आदिवासी साहित्य हमें दिखाई दे रहा है, और इसीलिए जब आप आदिवासी साहित्य की भी चर्चा करते हैं, खासकर मान लीजिए हरि रामीना जैसे लोग उपन्यास लिखते हैं, पीटर पाल एक्का जैसे लोग लिखते हैं, जंगल के फूल जैसे नॉवेल्स की रचना करते हैं, धुनी तापेतीर जैसे मीना जी लिखते हैं, तापेतीर लिखी मुनिया जी रचना करते हैं, तो ये लोग भी जो सारे सवालों को लिख रहे हैं, ये भी मतलब ऐसा नहीं कि आज की घटना को लेकर के लिख रहे हैं। आप गौर करेंगे कि पीटर पाल एक्का का जंगल के फूल जैसे नोवेल जो है वो कर्मा भगत को लेकर के, और कर्मा भगत ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया था। यहाँ तक कि बिरसा मुंडा पर भी जो लेखन कई लोग ने चर्चा किया, बिरसा मुंडा पर कविताएं लिखी है, तो बिरसा मुंडा पर भी कविता लिखने का एक अर्थ यह भी होता है कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक कवि नहीं है या एक क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि बिरसा मुंडा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी योद्धा भी हैं। और इसीलिए बिरसा मुंडा पर विचार करने का मतलब होगा, या आदिवासी कविता पर विचार करने का मतलब होगा कि हमें प्रतिरोध की उस परंपरा की तरफ जाना होगा जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से शुरू होती है। आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हिंदुस्तान में 1740 के बाद उसकी झलकियाँ दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन पहला उसका जो मुकम्मल जो तस्वीर दिखाई पड़ती है 1757 के प्लासी युद्ध में दिखाई पड़ती है। और उसके बाद गौर करेंगे कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें एक तरह से जिसमें तीनों ताकतवर सेनाएं हार जाती है। मीर कासिम बंगाल के नवाब हारते हैं, सुजाउद्दौला लखनऊ के नवाब हारते हैं, और तीसरे जो आपके हैं दिल्ली के जो शाह आलम थे, वे भी द्वितीय जो थे वो भी युद्ध में पराजित होते हैं। और 1764 के इस युद्ध में पराजय के बाद आप गौर करेंगे कि पूरे जो उत्तर भारत की जो दीवानी थी, जो रेवेन्यू जो था, वो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद एक तरह से हिंदुस्तान पर नए तरह की हुकूमत का दौर शुरू होता है। अंग्रेजी मतलब उस समय अंग्रेजी राज की तो चर्चा नहीं होती है, लेकिन अंग्रेजी उपनिवेशवाद की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और फिर 1857 आप सबके सामने है। 1857 का जब संघर्ष होता है, तो महारानी विक्टोरिया का जो शासन तंत्र है वो एक तरह से कंपनी से भारत का शासन तंत्र अपने हाथ में ले लेता है, और वहाँ से 1857 से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत हो जाती है, भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत हो जाती है, और जिसके बारे में रामविलास शर्मा ने 2 भागों में किताब भी लिखी है। तो ये कहने का अर्थ यह है कि मतलब जो आदिवासी समाज का जो प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध आज का नहीं है। जंगल कटने की परंपरा आज से शुरू नहीं हुई है। जंगल कटने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, और औपनिवेशिक काल में तो बहुत अधिक जंगल की कटाई हुई थी। अंग्रेजी राज में भी बहुत अधिक हुई थी। उस जमाने में तो लकड़ी के ही बड़े बड़े घर होते थे। लकड़ी का आप में से जो भी शिमला गए होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में, तो आज भी वहाँ वह इमारत है, आधी की आधी इमारत एक तरह से लकड़ियों पर खड़ी है, और इतनी मतलब मजबूत लकड़ियाँ हैं कि वो समझिए कि अंग्रेज काल की लकड़ियाँ सारी की सारी है। ऐसी बहुत सारी इमारतें हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके में है।
तो कहने का मतलब कि जंगल के साथ आदिवासी समाज का गहरा रिश्ता रहा है और वहाँ पर जो प्रतिरोध की प्रक्रिया शुरू होती है वो जंगल की कटाई से शुरू होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि बिरसा मुंडा हो या कर्मा भगत हो या जो भी हमारे आदिवासी एक तरह से योद्धा हैं, चाहे दक्षिण भारत के हलगली वेडर्स हों, ये सारे के सारे मतलब एक तरह से कहिए कि मतलब जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो प्रतिरोध करते हैं, वे एक तरह से मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ करते हैं। और इसीलिए अगर आप आदिवासी साहित्य पर जो भी आज विचार करना चाहते हैं हमारे हिंदी के बुद्धिजीवी या आप में से जो भी अध्यापक आदिवासी साहित्य पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आदिवासी साहित्य को 1990 के बाद के संदर्भ में नहीं देख करके उसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की कोशिश करें। उसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद और एक तरह से ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भी जोड़े। कहने का मतलब कि उसको उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से जोड़े, तब आपको समझ में आएगा कि आर्थिक शोषण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण के एक तरह से शोषण का अर्थ क्या होता है। जब जंगल कटते हैं, जब जमीनें से लोग बेदखल होते हैं, तो उसकी पीड़ा कैसी होती है। और यह विस्थापन की जो पूरी परंपरा है आदिवासी समाज में, यह आज की नहीं है। ये उसी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही आदिवासी लगातार संघर्ष करते रहे हैं अंग्रेजी राज के खिलाफ। और इसीलिए आप गौर करेंगे कि जितने अधिकांश ट्राइबल हैं हमारे भारत के, उनको अंग्रेजों ने बाद में एक कहिए कि एक क्रिमिनल ट्राइब के रूप में घोषित किया। और जिसका नतीजा निकला कि धीरे धीरे मतलब उनकी एक पूरी की पूरी एक लंबी सूची बनती गई। और कई बार ऐसी भी खबरें मिलती थी कि वो पूरे के पूरे जंगल को घेर देते थे और उसको एक तरह से ओपन जेल के रूप में उसकी चर्चा करते थे, जिसकी तरफ जीएन देवी ने अपने बहुत सारे रिसर्च में जिसकी तरफ लिखिए इशारा भी किया है, जो उनके रिसर्च जीएन देवी के जो रिसर्च दिखाई देते हैं। कहने का मतलब कि आज आदिवासी समाज अगर कोई कहानी लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, तो 90 के बाद के भी इस पूरे लेखन का एक खास ऐतिहासिक संदर्भ है। और बिना उन संदर्भों के से जोड़े एक तरह से आदिवासी साहित्य समझना बड़ा मुश्किल काम है। और इसीलिए मेरे सामने बार-बार सवाल आता है कि समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन पर बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे सामने ऐसे-ऐसे सवाल आ रहे हैं। स्त्री समाज का सवाल, दलित समाज का सवाल, आदिवासी समाज का सवाल और ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी वाले जो लेखन आ रहे हैं उनके सवाल आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि सारे के सारे अधिकांश सवाल सामाजिक सवाल हैं। लेकिन इस सामाजिक सवाल के पीछे भी एक अलग तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी काम कर रही है। ये कहीं न कहीं उतने ही राजनीतिक सवाल भी हैं और उतने ही आप कह सकते हैं कि आर्थिक सवाल भी हैं। इन सबका एक गहरा रिलेशंस है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और इन्हीं के साथ ये सवाल सारे के सारे सवाल एक सांस्कृतिक सवाल भी हैं। और इसीलिए क्योंकि जब किसी का विस्थापन होता है तो वो अपनी संस्कृति से भी कटता है और माइग्रेशन एक बड़ा पक्ष होता है। और इसीलिए मुझे बार-बार लगता है कि समकालीन इतिहास लेखन पर हम जब भी विचार करें, उस माइग्रेशन की थ्योरी को भी ज़रूर ध्यान में रखें, तभी हम ठीक-ठाक एक तरह से समकालीन साहित्य या समकालीन समाज या आदिवासी समाज हो या स्त्री समाज हो या फिर एक तरह से दलित समाज हो, उसके इतिहास को ठीक-ठाक लिखा जा सकता है। और इसीलिए जो थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी है, इसमें हमारी बहुत मदद करती है। ज़ाहिर है कि मेथोडोलॉजी इसमें समाजशास्त्रीय पद्धति भी होगी लिखने में, लेखन में, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मतलब दूसरी पद्धतियाँ भी काम करेगी। और इसीलिए ये अलग-अलग जो सामाजिक संदर्भ हैं, ये सारे के सारे मिल कर के एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की माँग करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि एक ही मेथोडोलॉजी से समकालीन साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर एक तरह से मार्क्सवाद भी हमारी उतनी ही मदद करेगा जितना कि विधेयवाद मदद करेगा, जितना कि अनुभववाद मदद करेगा और जितना कि संरचनावाद भी मदद करेगा। और इन सबके साथ-साथ जो थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी है, ये भी हमारी मदद करेगी। इस पर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा-सा और पहले कुछ और संदर्भ में विचार कर लें। तो हमारे सामने जो सारा चीज़ जो धीरे-धीरे साफ हो रहा है, ये समकालीन इतिहास लेखन के कुछ ऐतिहासिक संदर्भ थे जिस पर हम विचार कर रहे थे। आप गौर करेंगे कि पूरी दुनिया में जो बहस हुई है इन सारे सवालों को लेकर के, ख़ास तौर से इतिहास लेखन पर जो सारी बहस हुई है, आप देखेंगे कि इतिहास लेखन पर जो बहस का या विचार करने का मतलब जो बड़ा मतलब डिपार्चर पॉइंट रहा है, एक तो मैंने आपसे 1890 के बाद की चर्चा की, जहाँ से मार्क्सवादी सौंदर्यशास्त्र का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। कार्ल मार्क्स या एंगल्स के लेखन के बाद से वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और 1917 में जब रूसी क्रांति होती है,
तो उसके बाद तो मार्क्सवादी इतिहास पद्धति, लेखन पद्धति या मार्क्सवाद एक तरह से पूरे के पूरी दुनिया में साहित्य और समाज के लिए एक बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच बन जाता है और इससे उसका काफ़ी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, लेकिन उसके समानांतर जो दूसरी वैचारिक संरचनाएं हैं, चाहे वो रूसी रूपवाद हो, चाहे बाद में फ्रांसीसी संरचनावाद हो, ये सभी उसके समानांतर एक तरह से एक दूसरे के बीच प्रभावित करते रहते हैं और दोनों के जो बहुत भारी संघर्ष चलता है। एक तरफ मार्क्सवाद है तो दूसरी तरफ संरचनावाद है और तीसरी, और आप कह सकते हैं कि सार्त्र का अस्तित्ववाद भी इसके समानांतर दिखाई पड़ता है। और इसीलिए बौद्धिक तबके का एक जो तबका है बार बार कहता है कि जो आज जो सबसे पॉपुलर पद्धति है संरचनावाद या बाद में उत्तर संरचनावाद, जिसे हम उत्तर आधुनिकता कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा मतलब ये कहिए कि इसका विकास जो होता है, एक तरफ ये मार्क्सवाद का भी विरोध करता है तो दूसरी तरफ सार्त्र के, फ्रांस के जो सार्त्र थे, उनके अस्तित्ववाद का भी विरोध करता है। तो मेरा कहना है कि समकालीन इतिहास लेखन एक बहुत जटिल प्रसंग है और इसके पीछे इतनी सारी पद्धतियां हैं, इतने सारे ऐतिहासिक संदर्भ हैं कि उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है और कम से कम विचार करना तो बहुत ज़रूरी है। आप गौर करेंगे कि आप पूरी दुनिया में इस पर जो समकालीनता की मैं चर्चा कर रहा हूँ, खास करके इतिहास लेखन के प्रसंग में इस पर डिबेट जब होना शुरू हुआ तो आप कह सकते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस पर बहस होनी शुरू हुई। खासकर समकालीनता को भी लेकर के दोबारा बहस हुई और इतिहास को लेकर के भी शुरू हुई और धीरे धीरे 1944 के बाद लोग कहने लगे कि पूरा का पूरा एक पुराना दौर समाप्त हो गया है, एक नया दौर शुरू हुआ है। और 1944 के बाद जो पूरी यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया में जो वैचारिक टकराहटें बढ़ी, वो लगातार चलती रही, वो 90 तक सस्टेन करती रही। 90 के बाद फिर एक नया परिदृश्य दिखाई देना शुरू हो गया। तो कहने का जो मैं संकेत देना चाह रहा हूँ कि वैश्विक साहित्य के स्तर पर, विश्व साहित्य के में इतिहास लेखन का स्तर पर 1944 के बाद एक तरह से इतिहास लेखन पर या समकालीन साहित्य पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके पहले के साहित्य को ठीक है आधुनिक साहित्य कहते थे, अभी भी कई लोग आधुनिक साहित्य ही कहते हैं, लेकिन समकालीन साहित्य की चर्चा 1944 के बाद पूरी दुनिया में शुरू हो गई। अब दिक्कत है कि भारत में और हिंदुस्तान में हम समकालीन साहित्य कब से माने। मैंने आपके सामने बहुत सारे संदर्भ रखे। 1990, अभी भी 1990 को बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन कल्पना करिए कि जब मैं पीएचडी कर रहा था जेएनयू से, 1990 में अपने पीएचडी की शुरुआत की थी, तो मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर मैनेजर पांडे थे और उनसे जब मेरी बहस और विचार होने लगा तो मैंने कहा कि मैं समकालीन कहानी पर काम करूंगा और तब हम लोगों ने 1970 से 90 के बीच की कहानी पर काम करना तय किया। और इसीलिए मेरा जो काम है वो बाद में छपा भी, जिसकी चर्चा अभी बबीता जी ने किया, समकालीन कहानी का समाजशास्त्र। तो मेरे लिए तो समकालीन साहित्य की शुरुआत 1970 में हो गई थी, जो कई लोग 1990 से मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक और किताब की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि गंगा प्रसाद बिमल हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं और कहानी पर उन्होंने बहुत काम किया, उपन्यास भी लिखा है, कहानियाँ भी लिखी है और कहानी के भी एक बड़े मतलब प्रणेता माने जाते हैं। 1964 के बाद जो कहानी का दौर शुरू होता है। आप गौर करेंगे कि गंगा प्रसाद बिमल की एक किताब छपती है, 1964 के आसपास ही छपती है, उसका नाम है समकालीन कहानी का रचना विधान। अब कल्पना करिए कि गंगा प्रसाद बिमल समकालीन कहानी का रचना विधान के नाम से किताब लिखते हैं, 1964 के में छपती है और उस समय वे समकालीन कहानी शब्द का उल्लेख करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके पहले, आप सब जानते हैं कि उसके पहले हिंदी में 1952 से या 47 के बाद ही कह लीजिए, नई कहानी का दौर शुरू होता है और नई कहानी का काल एक तरह से मतलब 1964 तक तो माना ही जाता है। उसके बाद कहानी का दौर शुरू होता है। इसका मतलब कि समकालीनता जो शब्द की चर्चा जो है, जो समकालीन शब्द का जो संदर्भ है, उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है, उसकी चर्चा 1964 या 1960 के आसपास होनी शुरू हो गई थी। अगर 64 में किताब हमारे सामने आती है गंगा प्रसाद बिमल की, तो 64 तक तो पक्की हो ही गई थी। मेरे कहने का सीधा अर्थ यह है कि समकालीन जब हम शब्द की चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य के संदर्भ में भी समकालीन का जो मामला है वह 90 से भी है, थोड़ा सा पहले 70 से भी है और थोड़ा पहले जाते हैं तो 60 से भी है और 60 से पहले जाते हैं थोड़ा और पहले जाए। और मुझे बार बार लगता है कि
अब इससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, कि हिंदी साहित्य में समकालीन साहित्य की चर्चा 1947 से मानना चाहिए। जाहिर है कि आप सहमत होंगे, असहमत भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में समकालीन साहित्य की चर्चा 1947 से मानना चाहिए, तब से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजी राज से आज़ादी या मुक्ति मिली भारत को या हिंदुस्तान को मिली, और वहाँ से साहित्य में एक नए तरह का दौर की शुरुआत होती है। थोड़े समय के लिए आप मेरी बात मान लीजिए, बाद में आप माने ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़े समय के लिए मान लीजिए इस बात को। इसके पीछे मैं जो तर्क दे रहा हूँ उस पर हम बातचीत करेंगे, थोड़ी ओपन सेशन भी रखेंगे आपसे बातचीत के लिए। जैसे मैंने कहा कि 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक तरह से पूरी दुनिया में समकालीन साहित्य की चर्चा शुरू हो जाती है। आप जब खंगालेंगे इतिहास को तो दिखाई पड़ेगा, और इसके पीछे भी एक तर्क है कि यह भी कहा जाता है कि एक बड़े मतलब आलोचक हैं जिनका नाम फ्रेडरिक जेम्सन है। फ्रेडरिक जेम्सन की चर्चा बहुत होती है, और फ्रेडरिक जेम्सन इस बात की चर्चा करते हैं कि जब उसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, जब समाज उत्तर औद्योगिक युग और संस्कृति उत्तर आधुनिक समय में प्रवेश करती है, तब एक तरह से ज्ञान की अवस्था बदल जाती है। और इसका जो समय मानते हैं कि मतलब पूरा का पूरा जो समाज जब उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन पोस्ट रिवोल्यूशन 1900 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होता है, या इसी तरह से मतलब वो जो कल्चर है, जो कल्चर में जो तब्दीलियां होनी शुरू होती है, वह भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होनी शुरू होती है। और फ्रेडरिक जेम्सन द पोस्ट मॉडर्निज्म जिस बात की चर्चा करते हैं, तो इस बात की चर्चा करते हैं, उनका जो पूरा जो आर्टिकल है द पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, तो इस बात की जब चर्चा करते हैं तो वे इसका जो एक समय टाइम फ्रेम की जो बात करते हैं वो 1950 की बात करते हैं, और कहते हैं कि सन 50 के बाद ये दौर पूरा विजिबल होने लगता है। यद्यपि 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बिल्कुल दुनिया एक नए ऑर्डर में आ गई थी, लेकिन 1950 के बाद ये पूरा का पूरा विजिबल होने लगा, जब एक तरफ रूस और अमेरिका में कोल्ड वार की शुरुआत होती है, हमारे उत्पादन की पद्धतियां बदलने लगती है, जो इकोनॉमिक्स है वह धीरे धीरे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में तब्दील होती है, मतलब जो इंडस्ट्रियल पूंजी थी वह तब्दील हो जाती। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक साथ इंटरव्यू की चर्चा मैं करूंगा जो मुझे बहुत ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार किसी जर्नलिस्ट ने रतन टाटा से पूछा कि आप में और रिलायंस में क्या फ़र्क है, तो रतन टाटा ने बहुत सामान्य बात कहा। उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं पहले पूंजी लगाता हूँ, मुनाफा बाद में आता है मेरे पास, लेकिन रिलायंस जो है वो बिजनेसमैन है, वो उसी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से मुनाफा तत्काल आना शुरू हो जाए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में फ़र्क होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और यह है, तो ये जो चीज़ें जो है रतन टाटा है, जैसे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो दौर था वो पहले का था, लेकिन 50 के बाद पूरे इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में जो कैपिटल आना शुरू हुआ था वो फाइनेंशियल कैपिटल था, जो रनिंग होता था वो एक तरह से बिजनेस करने के लिए रन होता था। तो आप यह मान के चलिए कि मार्क्सवाद की जो बहुत सामान्य थ्योरी है, मार्क्सवाद का बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन मार्क्सवाद में सीधे कहा जाता है कि अर्थ इकोनॉमिक्स, अर्थ से राजनीति चलती है और राजनीति से समाज चलता है। ये मार्क्सवाद के बहुत सारे, बट एक सामान्य थ्योरी है उसकी है, मतलब जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, जो सत्ता में परिवर्तन होता है, जो सत्ताएं बनती है, उसे बनाने में आर्थिक संदर्भों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और वही आर्थिक संदर्भ पूरे राजनीति को चलाते हैं, और राजनीति जो होता है वो समाज को चलाता है। आप आज के संदर्भ में भी इस बात का अनुभव अनुमान लगा सकते हैं, अर्थ से राजनीति और राजनीति से समाज चलता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जब बहस होती है, जब चर्चा होती है, तो यह कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पीछे एक तरह से यूरोप में जो आर्थिक संकट हो रहा था, खासकर जर्मनी में आर्थिक संकट था, वो बड़ा रीजन था। जब किसी भी देश पर आर्थिक संकट आता है तो वहाँ के जो शासन तंत्र होता है वो उसको दो तरफ मोड़ता है, एक राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ता है, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी हम कह सकते हैं, और वहीं धीरे धीरे बाद में युद्ध में तब्दील होता है। एक युद्ध होना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही चीज़ें नया शेप लेती है। ये हो सकता है कि इस पर बहुत सारी बहस हुई है पूरी दुनिया में,
ये हम लोग की भी समझ हो सकता है बहुत बड़ी समझ नहीं हो, लेकिन हमें इस तरीके से भी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और एक एकेडमिशियन के नाते आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप थोड़ा-सा इस पर विचार करिएगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन सारे सवाल के जवाब तत्काल नहीं मिलते। जब आप इस पर विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, तब इनका अर्थ आपको आना शुरू होगा, इनका अर्थ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं जो फ़ोकस करना चाह रहा हूँ इन सारी बहस का, बातचीत का, कि ये पूरी दुनिया में 50 तक आते-आते पूरी दुनिया बदल गई थी। आप गौर करेंगे कि पूरी दुनिया में 50 तक आते-आते होता यह है कि दुनिया में अधिकांश देशों से एक तरह से उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की समाप्ति हो जाती है। भारत भी 47 में आज़ाद होता है, चीन भी 1948 में आज़ाद होता है, कोरिया भी आज़ाद होता है, जापान भी उसके आसपास आज़ाद होता है। कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में एक तरह से साम्राज्यवादी सत्ताओं का अंत होता है। हाँ, अफ्रीका के कुछ इलाके में 1990 के आसपास जाकर समाप्त होता है। तो कहने का मतलब, लेकिन अधिकांश दुनिया में जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद था, उसका दौर 50 तक 1950 तक आते तक समाप्त हो जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में बहुत तेजी से नए तरह की डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, एक नए तरह के लोकतंत्र की शुरुआत होती है, जनतंत्र की शुरुआत होती है। कहने का मतलब कि हम लोग का देश जो भारत है, यह भारत भी 1947 के बाद बदलना शुरू हो जाता है। और जो भी आज हमें दिखाई दे रहा है, साहित्य में दिखाई दे रहा है, उसके बहुत सारे कारण की जब आप तलाश करेंगे तो वो आपको 47 में दिखाई पड़ेगा, 1947 में आज़ादी के बाद की चीज़ें दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उससे हम बहुत अलग हो गए हैं। तो उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी। उदाहरण के लिए विचार करिएगा कि मान लीजिए कि आज मतलब हम लोग को सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई दे रही है हिंदुस्तान में। एक बात की चर्चा सब करते हैं, सांप्रदायिकता की चर्चा लोग करते हैं, और सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले बहुत सारे इलेक्शन इसी के नाम पर लड़े गए, हारे भी गए और जीते भी गए। लेकिन आप देखेंगे कि सांप्रदायिकता की चर्चा होती है, वह 90 के बाद एक अलग रूप लेकर के आती है, खासतौर से बाबरी मस्जिद जैसे संदर्भ जब आते हैं तो। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिए, जो सांप्रदायिकता है क्या आज की देन है? आप जब इसके इतिहास में जाएंगे तो इसकी वास्तविक शुरुआत मतलब आप कह सकते हैं कि 1947 में देश विभाजन से शुरू होता है। वहाँ से ही मतलब एक तरह से सांप्रदायिक विभाजन भी होता है, सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य का भाव भी फैलता है। और ठीक है, उसको हमारा जो साहित्य है एक अलग तरह से निगोशिएट करता है, एक अलग तरह से उसके बारे में बात करता है। और आप देखेंगे कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का बहुत बड़ा गहरा फर्क पड़ता है। और फर्क इसलिए पड़ता है कि ये चीज़ें एक तरह से मतलब जो सांप्रदायिक जो राजनीति है वह समाज को भी परिवर्तित करती है। तो जब हम स्त्री साहित्य की बात कर रहे थे, हम दलित साहित्य की बात कर रहे थे, आदिवासी साहित्य की बात कर रहे थे, और फिर जब हम सांप्रदायिकता से जुड़े साहित्य की बात करते हैं, आप जानते हैं कि हिंदी के बड़े बड़े लेखकों ने इस सवाल पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। भीष्म साहनी का तमस आप सबके सामने है, यशपाल का झूठा सच आपके सामने है। लेकिन यशपाल के झूठा सच में सांप्रदायिकता का जो सवाल है, वही सवाल भीष्म साहनी के तमस में नहीं है। जब आप कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ सवाल बदल जाता है। या फिर 1984 में जो मंजूर एहतेसाम का जो सूखा बरगद छपता है 1984 में, तो वहाँ पर भी सांप्रदायिकता बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देती है। तो कहने का मतलब कि यह जो एक 1947 में जो एक तरह से चीज़ें दिखाई दे रही थी, या एक संदर्भ दिखाई दे रहा था 1947 में, तो धीरे धीरे मतलब वो उसका अलग अलग शेप में आते गया। मतलब वह 1967 में कुछ और था, 1990 में कुछ और था, और इसी तरह से अब इसका शेप कुछ और दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब कि चीज़ें बहुत बारीकी से बदलती है। और एक साहित्य के अध्येता होने के नाते, एक साहित्य के इतिहास के अध्येता होने के नाते, इन चीज़ों पर बारीकी के साथ विचार करना हमारा एक तरह से दायित्व भी है। अगर आपके सामने कोई भी लड़का ये सवाल करता है कि भाई आप जानते हैं बहुत सारे सवाल लड़के पूछते हैं कि भाई दलित संदर्भ में सवाल करते हैं, स्त्री संदर्भ में सवाल होता है, सांप्रदायिकता कुछ संबंधों में सवाल होता है। तो कई बार एक टीचर होने के नाते, अध्यापक होने के नाते हमें जवाब देना बहुत कठिन लगता है। लेकिन अगर इतिहास आपके साथ है और ऐतिहासिक संदर्भ आपके साथ हैं, तो आप गौर करेंगे कि इन चीज़ों पर विचार करना, इन चीज़ों पर बहस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप हर चीज़ को थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए किसी दलित कहानी पर आप विचार करिए तो सिर्फ उस कहानी पर विचार मत करिए, उसके ऐतिहासिक संदर्भ में जाइए।
और उसके ऐतिहासिक संदर्भ क्या हैं? आप जानते हैं कि दलित साहित्य जो है उसकी बुनियाद भारतीय समाज की जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था उस पर टिकी हुई है। और वर्ण और जाति व्यवस्था जो आज का मामला नहीं है। बहुत सारे ओम प्रकाश वाल्मीकि या धर्मवीर या फिर मोहनदास नमिसराय, ये लोग जब विचार करते हैं दलित साहित्य पर तो बहुत सारे ऐसे संदर्भों को लेकर के आते हैं कि हमारा जो संताप है ये सदियों से हमारा का संताप है, आज का संताप नहीं है। और इसीलिए मेरे अंदर जो पीड़ा है वो आज की पीड़ा नहीं है। महाराष्ट्र के बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो होंगे दलित समाज से जुड़े, वो बात करेंगे कि जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है आज का मामला नहीं है। शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा आप सबने पढ़ी होगी, अक्कर मासी में लिम्बाले जी कहते हैं कि मैं भी पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं भी पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं भी मतलब उसी पेस्ट से ब्रश करता हूँ, तो फिर हमें घर क्यों नहीं मिल सकता है अच्छी कॉलोनी में, जो सवर्णों की कॉलोनी है। तो कहने का मतलब कि ये सवाल आज के सवाल नहीं, इनका सवाल का गहरा संबंध भारतीय समाज के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए एक छोटी कहानी पर भी जब आप विचार करते हैं दलित कहानी पर, तो उसको आज से मत जोड़िए, उसके ऐतिहासिक संदर्भों को भी ध्यान में रखिए, तब वह कहानी एक नया अर्थ देगी। या इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कृष्णा सोपती के मित्र मरजानी पर विचार करते हैं, या चित्रा मुदगल के आंवा को पढ़ती हैं, या यहाँ तक कि मैत्री पुष्पा के चाक के बारे में विचार करती हैं, या अलमा कबूतरी पढ़ती हैं, तो वहाँ स्त्री का भी जो समाज का जो सवाल है या स्त्री उत्पीड़न का भी जो सवाल है वो आज का सवाल नहीं है। और जब से ये पितृसत्ता की व्यवस्था है या जब से पेट्रिकल्चर सामाजिक व्यवस्था है, तब से यह एक तरह से स्त्री शोषण का इतिहास तब से चल रहा है। और पंचकन्याओं की तो बात आप सब जानते हैं कि पंचकन्याओं को लेकर के काफ़ी बहस हुई है। तो ये जो सारे मामले आज के मामले नहीं, इन सबका एक गहरा इतिहास, मतलब बिना इतिहास के समकालीन साहित्य पर विचार करना बहुत कठिन है। और इसीलिए जब हम समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन पर बात करते हैं, इन सवालों पर भी विचार करना बहुत जरूरी लगता है। एक सवाल और मैं करके फिर मैं थोड़ा सा इतिहास के और एक पद्धति पर बात करूंगा आपसे। आप देखेंगे कि 1990 में जो बड़ा परिवर्तन होता है, जिसकी तरफ अभी मैंने फ्रेडरिक जेम्सन की आप सबसे चर्चा की, कि जिससे वो एक तरह से उत्तर पूंजीवाद की चर्चा करते हैं, या उत्तर पूंजीवाद पूरी दुनिया में 1950 के बाद आना शुरू हो गया था, लेकिन भारत में यह 1990 के बाद विजिबल होता है, जब एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर हमारे सामने, बड़े बड़े मॉल बनने लगते हैं, इकोनॉमिक स्पेशल जोन बनने लगते हैं, तो वो दिखाई पड़ने लगता है। और उसके प्रभाव में फिर हमारे सामने एक नए तरह का साहित्य आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मतलब उन सबका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, वो सारे संदर्भ 1947 के बाद बनते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जो बात मेरे जहन में बार बार आती है कि जो हमारा समकालीन जो साहित्य है, उसे हमें 1990 के बजाय या 2010 की बजाय या 70 की बजाय 1947 से मानना चाहिए। और इसीलिए जब समकालीन साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो वह 1947 से लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि 1990 से लिखा जाएगा। अब एक आपके सामने बड़ा सवाल होगा कि 47 से मानने के पीछे तो मैंने बहुत सारे रीजन बता दिए, देश का विभाजन, या 1947 में देश का विभाजन, 1956 में अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में जाना, या फिर एक तरह से मतलब इसी तरह से बहुत सारे सवाल मतलब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे मन में भी बार बार ये सवाल आता है। आप गौर करेंगे कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की जितनी किताबें हैं, उन सारी किताबों में जब आधुनिक काल की बातचीत होती है, आधुनिक साहित्य के इतिहास की बातचीत होती है, तो मुख्यतः 3 डिपार्चर पॉइंट माने जाते हैं। पहला, आप देखेंगे कि शुक्ल जी 1843 मानते हैं, 1843 मानते हैं, और कुछ लेखक 1850 मानते हैं, भारतेंदु के जन्म से मानते हैं, और अधिकांश लेखक 1857 मानते हैं। ठीक है, 1857 मानते हैं। अब शुक्ल जी का 1843 मानने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो कारण बहुत साफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 1835 में जो नई एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है और 1837 में जो मैकाले के जो मिनट्स नोट्स हैं एजुकेशन को लेकर, उसके बाद शिक्षा बदलनी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि वो एक उनके जहन में हो, या गारसा दत्तासी का जो इतिहास की किताबें आती है हिंदी साहित्य को लेकर के, वह भी रीजन हो सकता है। लेकिन अभी मुझे भी बहुत साफ नहीं दिखाई पड़ा। आपको भी कभी ध्यान में आए कि बेसिक रीजन क्या है, किताब में जो है वो तो भूल जाइए, कुछ और रीजन है उसका।
कभी आपको भी आएगा तो प्रमोद जी के पास मेरा नंबर है, मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि शुक्ल जी क्यों मानते हैं। हाँ, 1850 के मामले में तो सबको साफ है कि भारतेंदु का जन्म होता है 1850 में, और भारतेंदु एक तरह से हिंदी रेनेसा के भी और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में देखे जाते हैं। तो यह तो बात सबको साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकांश विचारक जो इधर के विचारक है, खास करके जिनको मार्क्सवादी विचारक आप कहते हैं या प्रगतिशील विचारक कहते हैं, ये सारे के सारे 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। और अब लगभग मुझे लगता है कि अब हिंदी साहित्य में भी अधिकांश जो आलोचक हैं या अध्यापक हैं या अध्येता हैं या जो भी विद्वान हिंदी साहित्य के हैं, ये मानते हैं कि 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। चाहे बच्चन सिंह की किताब हो, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब हो, चाहे रामविलास शर्मा की सारे थ्योरेटिकल डिबेट हो, या नामर जी जो सारी बहस करते हैं, मैनेजर पांडे जो सारी बातचीत करते हैं, ये जो हमारे मतलब इधर के जो बड़े आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं या बड़े जो आलोचक हैं, चाहे शिव कुमार मिश्र हों या चाहे ये दूसरे तीसरे हों, ये सारे के सारे आलोचक 1857 से आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। तो मेरे सामने एक सवाल बार बार आता है कि अगर 1857 से, क्योंकि जो दोनों पीछे के तर्क हैं, शुक्ल जी वाला तो मैंने कहा कि मेरी समझ में तो एजुकेशन पॉलिसी वाला मामला समझ में आता है कि जब नए तरह की शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत होती है कंपनी द्वारा हिंदुस्तान में। और दूसरा जो भारतेंदु के जन्म वाला है, तो भारतेंदु के जन्म से एक तरह से किसी के जन्म से इतिहास की शुरुआत मानना थोड़ा सा मतलब अलग तरह का मामला है। अगर मानना भी चाहिए तो फिर 1873 से मानना चाहिए, जब भारतेंदु इस बात को आइडेंटिफाई करते कि हिंदी नई चाल में ढली, जिसको लेकर के हिंदी के एक बड़े इतिहासकार सिद्धांत सिंह चौहान किताब लिखते हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष में इसीलिए वह किताब जो है 1953 में आती है, और इन 1953 और भारतेंदु वाला जो मसला है 1873 दोनों को जोड़ेंगे तो 80 साल होता है। और इसीलिए सिद्धांत सिंह चौहान अपनी किताब का नाम देते हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो वे तो मानते हैं 1873 से मानना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि 1873 के पीछे भी एक ऐतिहासिक संदर्भ था जो 1857 था। 1857 से बहुत सारी चीज़ें बदलती है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था बदलती है, भारत का भूगोल बदलता है, भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं में एक अलग फ़र्क आने लगता है, भारत के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क आता है, यहाँ तक कि ये बहुत सारे जो नियम कानून हैं, ब्रिटिश आर्म्स एक्ट है, ब्रिटिश प्रेस एक्ट है, ये सारे के सारे 1857-58 में बनने शुरू हो जाते हैं, जिसका गहरा प्रभाव हमारे लेखन पर दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि 1878 में ब्रिटिश ब्रिटिश प्रेस एक्ट इतना टफ होता है कि बहुत सारे हिंदी के लेखक जो हैं वो धर्म के नाम पर लेखन करने लगते हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका निकालने लगते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे मतलब चीज़ें आने लगती है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं था कि ब्रिटिश प्रेस एक्ट से बचने की बात ये सारे लेखक कर रहे थे, और नहीं करने पर फिर पता चला कि उनकी सारी पत्रिकाएं प्रतिबंधित हो गई, उनका साहित्य प्रतिबंधित हो गया। इससे बचने के लिए सारा लोग काम करते हैं। मुझे कई बार यह भी लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का बहुत दोबारा ध्यान से पढ़िएगा आप सब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में 1857 की चर्चा नहीं होती है। मतलब 1857 आपको शब्द कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी जानकारी है, वे एक बलवा शब्द की चर्चा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मतलब 1857 के बारे में शुक्ल जी कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं। तो बट मुझे बार बार लगता है कि 1857 आज के संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि 1857 में एक तरह से आधुनिक भारत बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे इतिहासकार या पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी जब आधुनिक भारत की चर्चा करते हैं तो इसी अंग्रेजी राज की शुरुआत से मानते हैं। इस पर बहस होनी चाहिए। तो मेरे सामने एक दूसरा सवाल आया कि अगर हम भारत की शुरुआत या आधुनिकता की भारत की शुरुआत हम 1857 से मानते हैं, तो फिर एक तरह से यह मान के चलना चाहिए कि 1947 में जब अंग्रेजी राज की समाप्ति होती है तो एक तरह से आधुनिक इतिहास का या हिंदी साहित्य का एक फेज समाप्त हो जाता है 1947 में, और वहाँ से फिर समकालीन साहित्य का दौर शुरू होता है। इस पर आप लोग ध्यान से विचार करिएगा।
बातचीत में इस पर बहुत मतलब बहस इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे कि इस पर सोचिएगा ध्यान से कि अगर अंग्रेजी राज की शुरुआत से अगर आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो अंग्रेजी राज की समाप्ति से ही आधुनिक काल की समाप्ति के बारे में सोचा जाना चाहिए। और इसीलिए मैं अपने बहुत सारे व्याख्यान में इस बात की चर्चा करता हूं कि 1857 से 1857 से 1947 तक आधुनिक काल है और वहां से 1947 से अब तक जो चल रहा है समकालीन साहित्य का है। अब आपके सामने जो मेन सवाल जो दिखाई पड़ेगा कि जिस तरह से 1857 से 1947 के बीच के भी इतिहास लेखन को कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि भारतेंदु काल है, द्विवेदी काल है, या प्रेमचंद काल है, या शुक्ल युग है, या फिर कविता में प्रगतिशील कविता का काल है। तो कहने का मतलब कि 1857 से लेकर के 1947 के बीच जो मूल जो डिपार्चर पॉइंट है, 1857 के बाद फिर द्विवेदी जी का काल है, मान के चला जाए, और उसके बाद मतलब फिर 1918 दिखाई पड़ेगा 1900 के बाद, और फिर उसका 1936, मतलब 1857, 2000, 1900, 1918 और 1936, ये एक तरह से मतलब आधुनिक काल के बीच के पॉइंट्स हैं और इसी में हमारे कई सारे कालखंड दिखाई पड़ते हैं। अब मुझे बार बार लगता है कि अगर हम 1947 से समकालीन साहित्य की शुरुआत मानते हैं तो फिर समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन में हमें ऐतिहासिक नज़रिए से इसके बीच बाइफरकेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1947 से 2020 तक के समय को हम एक तरह से समकालीन साहित्य का इतिहास के रूप में सिर्फ सरसरी तौर पर मान लें। इसके बीच बहुत सारे डिवाइडिंग लाइंस हमारे बीच हैं और उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। अब गौर करेंगे कि थोड़ा सा विचार करिए कि 1947 के बाद अगला डिपार्चर पॉइंट क्या है जहां से हमारा हिंदी साहित्य बदलना शुरू हो जाता है। जैसे अंबेडकर बौद्ध धर्म में जाते हैं, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर उतना दिखाई नहीं पड़ता जितना कि मराठी साहित्य पर दिखाई पड़ता है। और उसके बाद 1960 के बाद महाराष्ट्र में एक अलग तरह के साहित्य लेखन का दौर शुरू होता है। अब हिंदी में आप गौर करेंगे 1964 में कहानी का दौर शुरू होता है या महीप सिंह की सचेतन जैसी चीज़ों की शुरुआत होती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत बड़ा प्रभाव तब पड़ता है कि 1964 आप गौर करेंगे एक और कारण से बहुत विचार करने लायक है कि 1964 में जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सीपीआई है, उसका डिवीज़न होता है और एक सीपीएम करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है। बहुत सारी असहमतियाँ थी, खास करके बहुत सारे मतलब कम जो वामपंथी विचारक थे या एक्टिविस्ट थे, और इसीलिए पार्टी अलग होती है 64 में। और फिर इसमें जो अगला डिवीज़न होता है 1967 में के आसपास होना शुरू हो जाता है। और 1967 जो है वहाँ से एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भी दिखाई पड़ता है और साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। आप गौर करेंगे कि थोड़ा सा विचार करिए कि कमलेश्वर जिस समानांतर साहित्य के आंदोलन की बात करते हैं, सारिका के जरिए 1973 के बाद करते हैं, 70 के बाद करते हैं, 70 के बाद शुरू हो जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों समानांतर साहित्य की चर्चा होनी शुरू हो जाती है? क्यों साहित्य में एक तरह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वंचित है, साहित्य में आना शुरू हो जाते हैं? अधिकांश लेखकों को गौर करिए कि एक बहुत क्लासिकल लेखक है हिंदी के, आपके विनोद कुमार शुक्ल, उनकी नौकर की कमीज भी 1977 या 78 में प्रकाशित होती है। यहाँ तक कि बाबा नागार्जुन हरिजन गाथा जैसी कविताएं लिखते हैं, या मनु भंडारी जैसी लेखिका महाभोज जैसे उपन्यास की रचना करती है, या हिंदी के एक बड़े लेखक हैं जगदीश चंद्र, वे धरती धन न अपना जैसा उपन्यास लिखते हैं। और कृष्णा सोपती की चर्चा मैंने 68 वाली नॉवेल की ही। मुझे लगता है कि 1967 का हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन हिंदी के जो आलोचक, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने 1967 को ठीक से समझा नहीं है। आप जानते हैं कि 67 को लेकर के महाश्वेता देवी ने एक बड़े उपन्यास की रचना की थी, 1084 की माँ। आप सबने पढ़ा होगा उसको, पढ़ा है उसको ना? नहीं। इस पर शायद मतलब एक फिल्म भी बन चुकी है 1084 की माँ पर।
और हिंदी के एक बड़े लेखक हैं संजीव, उन्होंने अपराध कहानी इस पर लिखी है। आप सबने पढ़ा होगा, इसको जरूर पढ़िएगा, नहीं पढ़ा होगा तो 1084 की माँ। इसमें जो फिल्म भी आई, हाँ फिल्म भी बनी है, हाँ इस पर फिल्म भी बनी है। तो ये पूरी की पूरी फिल्म 1967 की एक घटना पर है कि कलकत्ता में पढ़ने वाला एक युवक चारू मजुमदार जो हैं वो अपने गांव जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, वहाँ पर कुछ घटनाएं घटित होती है और नक्सलबाड़ी जो रेलवे स्टेशन आज के डेट में है, वहाँ से एक तरह से मतलब एक संघर्ष होता है, मतलब दो समूहों के बीच में, और वहाँ से उस संघर्ष को लोग नक्सल संघर्ष के रूप में देखते हैं और वहाँ से नक्सलबाड़ी का मूवमेंट शुरू होता है जो नक्सलवाद के रूप में आज के समय में भारतीय राजनीति में और एक तरह साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। तो जिस नक्सलवाद की चर्चा हम लोग करते हैं, आप देखेंगे कि हमारा हिंदी साहित्य का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित है और सहवाल एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं, उन पर भी उसका काफ़ी गहरा प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, खास करके जो प्रभावित इलाके हैं, और जो लोग आप लोग आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना तरफ के हैं, उधर के भी लेखक ने उस घटना को लेकर के बहुत गहराई के साथ मतलब कहानी, कविता, उपन्यास की रचना की है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 1967 का गहरा प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है और वहाँ से एक तरह से साहित्य में जो चीज़ें बदलती, इसको ऐसे भी समझा जाए इसको कि प्रेमचंद की कहानी में भी आपको आम आदमी दिखाई पड़ते हैं, मजदूर दिखाई पड़ते हैं, किसान दिखाई पड़ते हैं प्रेमचंद के साहित्य में। तो आप गौर करेंगे कि 1936 से लेकर के 1964 तक के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, बिल्कुल समान है, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं है। लेकिन 1967 के बाद जो रचनाएं आती, जिसमें कहानी में मजदूर दिखाई पड़ेंगे, किसान दिखाई पड़ेंगे, या फिर कोई भी युवक दिखाई पड़ेगा, एक अलग तेवर लेकर के आता है। वो चुपचाप अत्याचार को नहीं सहता, बल्कि उस अत्याचार का प्रतिकार करता है, प्रोटेस्ट करता है और पलट करके हमला भी करता है। ऐसे बहुत सारे आपको लेखन दिखाई पड़ेंगे। हिंदी में जब आप जगदम्बा प्रसाद दीक्षित को पढ़ेंगे तो उनके लेखन पर भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। संजीव पर तो गहरा प्रभाव है ही एक तरह से, और संजीव इसके बहुत बड़े उदाहरण, जो भी संजीव के पाठक हमारे यहाँ बीच में हैं, वो इस बात को समझते भी होंगे। संजीव को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो संजीव उसी पश्चिम बंगाल में कुल्टी में रहते थे और बचपन उनका एक तरह से उस इलाके में बीता, और उसको लेकर के उन्होंने पहली कहानी जो मतलब चर्चित कहानी छपी थी उनकी, अपराध लिखी थी उन्होंने। अपराध में भी यही नक्सलवाद के प्रभाव में से प्रभावित युवाओं की कहानी है। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी। कामरेड का कोट कहानी तो आपने पढ़ी ही है, मतलब श्रीजय की कहानी पढ़ी है, जो बहुत बाद में छपी, लेकिन वो पूरी पृष्ठभूमि वहीं की है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 1967 के बाद कहानी में एक तरह से आम आदमी की वापसी शुरू होती है, जो प्रेमचंद की कहानियों में थी। नई कहानी में भी आम आदमी है, शेखर जोशी की कहानियों में है, मार्कंडे की कहानियों में, लेकिन यह आम आदमी जो है चुपचाप मार खाता है, चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन 67 के बाद का आम आदमी मार चुपचाप नहीं खाता है, वो पलट के वार करता है और थोड़ा हिंसक दिखाई देता है। कहने का मतलब कि जो गांव में जो हिंसा दिखाई पड़ती है, वह 1967 के बाद के जो साहित्य आते हैं हिंदी में, जो हिंदी में उपन्यास आते हैं, कहानियाँ, वहाँ पर हिंसा दिखाई पड़ती है। मतलब प्रेमचंद की कहानियों में कोई राजनीतिक चेतना आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई पॉलिटिकल मोबिलिटी नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन रेणु के उपन्यास में है मोबिलिटी, लेकिन वहाँ हिंसा नहीं है। हिंसा का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं और वहाँ पर बालदेव जैसे कांग्रेसी भी लोग हैं। लेकिन 67 के बाद के जो कहानियाँ गाँव पर लिखे गए जो नॉवेल्स हैं या उपन्यास हैं, जैसे एक सुरेंद्र स्निग्ध का एक छाड़न उपन्यास है, बहुत अच्छे कथाकार हैं हिंदी के, सुरेंद्र स्निग्ध, छाड़न उपन्यास का नाम है, छाड़न। उसमें आपको पूरी की पूरी मतलब इसका प्रभावित मतलब हिंसा दिखाई पड़ेगी नक्सलवाद के प्रभाव में। और संजीव की तो मैंने चर्चा की ही कहानियों की। तो मेरा कहना है कि 67 के बाद जो आम आदमी की चर्चा शुरू होती है कहानी में, उसके पीछे उस नक्सलवाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मुझे लगता है कि समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला जो दौर होगा वो 1947 से लेकर के 1967 तक माना जाना चाहिए। अब इसको बहुत आगे ले जाएंगे तो 1970 मान सकते हैं, लेकिन 70 से पहले माने तो और अच्छी बात है। ये पहला फेज है आपको जो दिखाई पड़ेगा, और यहाँ से साहित्य बदलना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे 70 के बाद जितने कहानीकार आते हैं, हिंदी के कहानीकार, चाहे वो नक्सलवाद से प्रभावित हो या नहीं हो, लेकिन उनके पात्र जो हैं वो सामान्य पात्र नहीं, वो पात्र प्रोटेस्ट करते हैं। चाहे स्त्री कथाकार की कहानियाँ हों, चाहे पुरुष कथाकार की कहानियाँ हों, वहाँ पर एक अलग तरह का प्रोटेस्ट दिखाई पड़ेगा। वो सीधे साधे नायक नहीं है कहानी के या उपन्यास के, वो एक प्रतिरोधी तेवर लेकर के आते हैं।
कहीं कहीं हिंसा भी दिखाई पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि 67 के बाद जो 90 के बाद एक तीसरा दौर शुरू होता है, जिस पर एक नए तरह का सांप्रदायिक उन्माद भी दिखाई पड़ता है, दलित लेखन भी दिखाई पड़ता है, आपका आदिवासी लेखन दिखाई पड़ता है, स्त्री लेखन में एक नया तेवर दिखाई पड़ता है, और एक बाजारवाद के प्रभाव में भी नए तरह के साहित्य की रचना होनी शुरू हो जाती है। तो दूसरा जो डिपार्चर पॉइंट है समकालीन साहित्य में, वह 1990 के बाद दिखाई देता है। तो हम मान सकते हैं कि समकालीन साहित्य का जब इतिहास लेखन होगा, तो इसका जो पहला काल होगा वह 1947 से 1967 या 70 होगा। जो दूसरा काल होगा वो 1967 या 1970 से 1990 होगा, और जो तीसरा काल होगा वह 1990 से लेकर के 2020 या अब तक आप मान सकते हैं। तो समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन के ये 3 काल होंगे, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल। अब थोड़ा सा गौर करिए, अगर आप इस डिवीजन को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद समकालीन साहित्य पर विचार करते हैं, तो विचार करने का आपका बिल्कुल तरीका बदल जाएगा, और फिर आपके जहन में वे परिघटनाएं दिखाई पड़ने लगी कि साहित्य की रचना जो होती है अचानक नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि मार्क्सवाद की बहुत सामान्य परिभाषा है कि वो कहता है कि अर्थ से राजनीति और राजनीति से समाज चलता है, और जो हमारे लेखक होते हैं, इस लेखक हमारे इसी समाज की उपज होते हैं। लेखक कहीं बाहर से नहीं आता है, वह लेखक जरूर सामाजिक गतिशीलता से प्रभावित होगा, वह सामाजिक गतिशीलता जो राजनीति से नियंत्रित हो रही है, और वह राजनीतिक सत्ता जो आर्थिक संदर्भों से नियंत्रित हो रही है। कहने का मतलब कि जो साहित्य लिखा जा रहा है समकालीन समय में, उसके पीछे मतलब सामाजिक गतिशीलता, उस गतिशीलता के पीछे राजनीतिक नियंत्रण, और फिर उसके पीछे आर्थिक संदर्भ। ये बिल्कुल एक कड़ी जुड़ी हुई है, और इसीलिए समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन में इन सारे संदर्भों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। अब जैसा मैंने कहा कि इस पूरे संदर्भ में जब आप विचार करेंगे इस पूरे दौर में, तो फिर आपके सामने इतिहास का एक बिल्कुल नया तरीका समझ में आएगा। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस दौर में जो इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास लेखन की पद्धति क्या होगी। जाहिर है कि मैंने कहा कि पद्धति तो मतलब समाजशास्त्रीय पद्धति ही होगी, क्योंकि सामाजिक अस्मिता का सवाल एक बड़ा सवाल है इस दौर के साहित्य में है, और कई जगह आर्थिक संदर्भ भी हैं। जहाँ आर्थिक संदर्भ है, बाजारवाद का संदर्भ है, वहाँ पर मार्क्सवाद भी हमारी मदद करेगा। मार्क्सवाद की जो पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति है, हिस्टोरिसिज्म है मतलब। और फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारी रचनाएं ऐसी आ रही है जिसमें एक तरह से पूरा स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई पड़ता है। जैसे गौर करेंगे कि प्रेमचंद का गोदान है, गोदान भी गांव पर लिखा गया है, वो बिल्कुल भिन्न किस्म का उपन्यास है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सामान्य है। लेकिन रेणु के मैलांचल जो 1954 की रचना है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है मैलांचल का, उसकी संरचना बिल्कुल भिन्न तरह की है, और वह संरचना इतनी भिन्न है कि कहते हैं कि अगर आप संरचनावाद को समझना चाहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म को समझना चाहते हैं, तब रेणु के मैलांचल को पढ़ लीजिए, तो आपको उसकी समझ बननी शुरू हो जाएगी। और संरचनावाद की जो सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है लिंग्विस्टिक की बात करता है, उससे स्ट्रक्चर की बात करता है, लेकिन इसी स्ट्रक्चर में जब ये थोड़ा डिपार्चर होता है उत्तर संरचनावाद के रूप में, तो वहाँ अनेक तरह के विमर्श आपस में टकराने लगते हैं। और बहुत सारे संरचनावादी जो विचारक हैं, खास करके मिशेल फुको या जाक देरिडा या रोला बार्थ, ये सारे के सारे विचारक जो फ्रांसीसी विचारक हैं, ये मतलब मूलतः किसी रचना को समझने के लिए कई सारे मतलब पद्धतियों का उपयोग करते हैं, मतलब कई सारे रास्तों का उपयोग करते हैं, उसके बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि इस दौर में समकालीन साहित्य में जो रचनाएं लिखी जा रही है, उसे सिर्फ एक प्रविधि से समझना संभव नहीं है। जैसे दलित लेखक कहते हैं कि दलित रचनाओं को मार्क्सवाद के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, वैसे ही स्त्री लेखिकाएं भी कहती है कि मार्क्सवाद के आधार पर आप स्त्री लेखन को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो शोषण है वह आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक है और फिजिक भी है। तो इसीलिए जब ऐसे संदर्भ बदलेंगे तो आपके टूल्स भी बदलेंगे वहाँ पर, और इसीलिए समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी पद्धति भी, ऐतिहासिक पद्धति भी उतनी ही मदद करती है जितनी कि संरचनावादी पद्धति मदद करती है और समाजशास्त्री पद्धति मदद करेगी। कहने का मतलब कि अब इतिहास जो लिखा जाएगा, ये सीधा सीधा एक पटरी पर चलने वाला इतिहास नहीं होगा। यहाँ पर अनेक पटरियाँ आपस में संवाद करेगी,
उनके बीच टकराहट भी होगी, उनकी ध्वनियाँ अलग-अलग होगी। लेकिन आपको वहाँ पर एक तरह से उन्हीं अनेक संवादों के बीच से, अनेक ध्वनियों के बीच से आपको एक बारीक मतलब रास्ता बनाना पड़ेगा, जिसके जहाँ पर अनेक तरह के विमर्श आकर के आपस में टकराएँगे। उनके बीच संघर्ष भी होगा, उनके बीच संवाद भी होगा। संघर्ष होगा लेकिन संवाद भी ज़रूर होगा, बिना संवाद के चीज़ें क्रिएट नहीं होती है। और इसीलिए समकालीन इतिहास साहित्य का जो इतिहास लेखन है बहुत जटिल काम है, लेकिन जो जितना जटिल होता है उसे समझना उतना ही सरल और आसान भी होता है। कई बार अगर आप अगर एक बार उस जटिलता में प्रवेश कर गए तो चीज़ें फिर इतनी आसान लगने लगेगी कि फिर आपको लगेगा कि फिर मतलब कितनी मतलब अच्छी चीज़ें आपके सामने आ गई है। तो एक बार आप उस जटिलता में प्रवेश करिए, फिर देखेंगे कि सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जैसे कहते हैं कि अगर एक बार आपने अगर गांठ बांधने की पद्धति समझ ली है तो फिर सारी गांठें खुलना अपने आप शुरू हो जाती है। तो एक बार आप प्रवेश करिए, और कई बार कहते हैं कि यह इतिहास ही यहाँ आकर के हमारी मदद करता है। और कहा जाता है, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, हेडन व्हाइट करके हैं। हेडन व्हाइट बार बार कहते थे, इतिहास होता नहीं है, इतिहास क्या किया जाता है। आप मेरे सामने होते तो आप कुछ बोलते भी, इतिहास बनाया जाता है। बनाया जाता इतिहास है। हमेशा की रचना इतिहास हमेशा बनाया जाता है, और इतिहास को बनाने में हमारे जो सोर्सेज होते हैं वही मदद करते हैं। बिना प्राइमरी सोर्स के इतिहास नहीं बनता है। तो जो समकालीन साहित्य में जो बहुत सारे सोर्सेज हैं, सांप्रदायिकता के जो स्रोत हैं, नक्सलवाद से प्रभावित साहित्य के जो स्रोत हैं, या फिर स्त्री संदर्भ जो हैं, दलित संदर्भ जो हैं, आदिवासी संदर्भ जो हैं, ये सारे के सारे संदर्भ कई तरह के संदर्भ हैं। और कहा जाता है कि इतने संदर्भ को समझना बहुत कठिन काम है। अगर मान लीजिए कि 7 संदर्भ हैं तो उनको समझने के लिए 7 दिमाग चाहिए। जैसे कहते थे कि रावण का 10 सर नहीं था, रावण के पास 10 दिमाग थे। वो 10 दिमाग से 10 चीज़ों को समझता था। तो वैसे ही आज के साहित्य को समझने के लिए, और कम से कम मुझे बार बार लगता है कि जो हिंदी का अध्यापक हैं या जो साहित्य का अध्येता है, आज के साहित्य को समझने के लिए हमें कई सारे दिमाग की ज़रूरत है। और उन दिमागों के बीच एक रिश्ता भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर संवाद नहीं होगा दिमागों के बीच तो फिर क्रिएटिविटी नहीं होगी। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा, फिर हम उलझ जाएंगे, और जब हम उलझेंगे तो बड़ी मुश्किल होगा चीज़ों को संभालना। और यहीं पर इतिहास हमारी मदद करता है। और कहते हैं कि इतिहास हमेशा वर्तमान की धारणा के आधार पर ही तैयार होता है। हमेशा इतिहास को रिक्रिएट करने में जो समकालीन संदर्भ होते हैं हमारी सबसे अधिक मदद करते हैं। और बिना समकालीन और उसी तरह से समकालीन संदर्भों को समझने के लिए भी उसके इतिहास में जाना जरूरी होता है। बिना इतिहास में गए समकालीन संदर्भों को समझना बहुत कठिन काम है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात अब यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद, प्रमोद जी का भी बहुत धन्यवाद। और कुछ हम बातचीत करेंगे। ये कुछ मेरे सामने प्रश्न थे, जो प्रश्न थे मैंने आपके सामने रखे हैं। सवा एक घंटे में आप वैसे ही पूरे प्रवास के साथ बोलते रहे समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन पर, और